हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में ये जानकारी लिया चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा। सेकंड क्लास में हम लोग चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन पर जो प्रॉब्लम है वो डिस्कशन किया था। आज हम लोगों का थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की, यानी कूलॉम्स लॉ के बारे में पहले हम आपको बता देना चाहेंगे। ये केवल एक बार में 2 ही स्टेशनरी चार्ज के बीच यूज होगा, यानी 2 चार्ज के बीच कितना फोर्स डेवलप होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग कूलॉम्स लॉ के सहायता से कैलकुलेट करते हैं। इसका कुछ नियम है, जैसे कूलॉम्स लॉ ये बोले थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to a square of separation between them। ये कूलॉम्स लॉ है। तो लिखेंगे according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between 2 stationary charge is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to a square of separation between चार्ज। ये यानी 2 चार्ज के बीच कितना फोर्स डेवलप होगा ये कूलॉम्स लॉ के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। कूलॉम्स लॉ के अनुसार 2 चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 स्टेशनरी चार्ज, सपोज कर लिया हमने एक मेरा Q1 स्टेशनरी चार्ज है और एक Q2 स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्ज का मतलब होता है रेस्ट चार्ज यानी रुका हुआ चार्ज। ये मूवेबल नहीं होगा, ये मूव नहीं कर रहा है। और दोनों के बीच का जो दूरी है उसको हमने d मान लिया या r मान सकते हैं। Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है, b दोनों के बीच का दूरी है। तो कूलॉम फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ध्यान दीजिएगा Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड है चार्ज का एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन दोनों चार्ज के सेपरेशन के स्क्वायर का। चलिए इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से हम लिख सकते हैं F directly proportional to Q1 Q2 divided by
डी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल साइन रिमूव होगा यानी हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा, यानी f इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं q1 q2 बाई डी स्क्वायर। ये कूलम्ब फोर्स में एक फॉर्मूला जनरेट हुआ F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई डी स्क्वायर। अब ये देखेंगे k का वैल्यू क्या क्या होगा। तो k का वैल्यू हम बात करेंगे यहां पर अब k के वैल्यू के बारे में, यानी k इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये होता है। ठीक है, तो यदि हम बात कर लें यहां पर कौन क्या चीज है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है ना। ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये के का वैल्यू हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स की, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स लेकर के हम आप लोग को समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया, एक 10 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर हमने मान लिया। ठीक, तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा गया कि ये दोनों चार्ज कहाँ रखा गया है, तो हम एयर मान करके वर्क करेंगे, यानी दोनों चार्ज को एयर में प्लेस किया गया है। तो जब एयर में प्लेस किया गया है और रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर केवल 4 एयर की बात करेंगे तो F का फॉर्मूला जो बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट केवल होगा, एप्सिलॉन r नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीडियम नहीं है। मीडियम का मतलब वाटर, फिर आयल और भी बहुत सारा मीडियम होगा, लेकिन मीडियम नहीं है। मीडियम के रूप में यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है, इसलिए केवल एप्सिलॉन नॉट होगा q1 q2 बाई डी स्क्वायर, और इतना का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। q1 का वैल्यू 10 कूलम, 5 कूलम डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, तो इसलिए F का वैल्यू आया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये 10 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। क्यों न्यूटन हुआ, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। चलिए, यदि यही क्वेश्चन को हम एयर में नहीं रख करके यदि हम मीडियम में प्लेस करें, जैसे इसी पर सेकंड एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ही है समझने के लिए कि कैसे हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। चलिए, बोथ चार्ज प्लेस इन वाटर whose dielectric
कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 81 हमने ले लिया या दिया जाता है। तो फॉर्मूला तो कूलम्ब्स लॉ का यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। और देखिए एयर नहीं है फिर भी ये फॉर्मूला यूज होगा F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्योंकि इसका वैल्यू हो गया 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 81, तो 81 ले लिया इंटू 10 का स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे 10 बार में 2 बार में 4.5 बार में, तो f का वैल्यू आ गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 81 न्यूटन। इस तरह से हमको ये समझ में आया कि दोनों स्टेशनरी चार्ज को एयर में भी प्लेस कर सकते हैं या कोई मीडियम में भी प्लेस कर सकते हैं। मीडियम में प्लेस करेंगे तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्वेश्चन में देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। यानी कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर और फ्री स्पेस या एयर के लिए बात कर रहे हैं। तो हमको क्वेश्चन में कभी-कभी पूछ देता है सबका यूनिट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ये भी चार्ज है कूलम, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर ले सकते हैं। सेंटीमीटर सीजीएस में हो जाएगा, मीटर एसआई में हो जाएगा। तो यहां से यदि क्वेश्चन में कहे कि एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशन होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए क्वेश्चन एक बनता है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं ये q1 q2 बाई 4 पाई f d स्क्वायर, यही ना लिख सकते हैं। चलिए चार्ज का यूनिट 4, यदि बात करें यूनिट के लिए तो यहाँ पर चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ये भी कूलम हो गया। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। हम ऐसा ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैलकुलेट हमने कर लिया। इसी प्रकार हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर डायमेंशन कूलम का डायमेंशन 80 होता है, यानी 80 स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लिख देंगे। न्यूटन का डायमेंशन m1 l1 t-2 और लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन l2। ये सबको ऊपर दे सकते हैं आप, यानी a2 t2 m-1 l-1 t2 l-2, ये डाटा होगा। तो यहां पर पहले मास m-1, फिर लेंथ l-3, फिर टाइम t4, फिर एम्पियर के लिए 2। ये हम लोगों का डायमेंशन इसका कैलकुलेट हो गया।
इस तरह से हम लोग डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट किए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में और कुछ जानकारी क्या हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो फोर्स का कैलकुलेशन करने का एक नियम बताता है कि दो चार्ज के बीच किस प्रकार से फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि कूलम्ब्स लॉ का यूज वन टाइम में केवल दो चार्ज के लिए ही किया जा सकता है, और वो भी दोनों चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए। तीसरा चीज, इससे जो फोर्स कैलकुलेट हुआ उसका यूनिट को हमने देख लिया, या पहले से भी जानते थे कि न्यूटन होता, लेकिन ये फोर्स किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स कैलकुलेट हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कूलम्ब फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए वेक्टर के टर्म में क्या फॉर्मूला लिखेंगे, यानी F वेक्टर इज इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, और यहां पर r वेक्टर दे देंगे जो कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह मेरा फॉर्मूला वेक्टर के टर्म में हो गया। इसका यूनिट ऑफ कूलम्ब फोर्स इज न्यूटन। ये कैसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट है, बट डाइन होगा किसमें, तो सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स इज m1 l2 m1 l1 t-2। अब पहली बात, जैसे बोलता है लोग कि सर आप डायमेंशन कैसे फाइंड कर लिए हैं, तो फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 सर आप कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग यहाँ 11th में टोटल ये पढ़ाई कर चुका होता है, लेकिन बाय मिस्टेक वो भूल जाता है कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे। दुनिया में कोई भी फोर्स हो सबका यूनिट न्यूटन ही होगा। तो एक 11th क्लास में पढ़े थे F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को केजी लिखते हैं, यानी केजी यूनिट है इसका, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर केजी के लिए क्या हो जाएगा, केजी के लिए m1 हो जाएगा, मीटर है लेंथ है तो l1 डिवाइडेड बाई t2 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो क्या मिला m1 l1 t-2। ये इस तरह से हमने फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। ये तीन प्रकार का टर्म्स हमने आप लोगों को बताया। ये कूलम्ब्स लॉ का बेसिक टर्म्स है। अब इसके बारे में ऐसा नहीं है कि कूलम्ब्स लॉ ये समाप्त हो गया, ये बस कूलम्ब्स लॉ समाप्त हुआ, इसका एप्लीकेशन अभी बाकी है। इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो कि अगले क्लास में क्या क्या एप्लीकेशन होगा इसके बारे में जानेंगे। चलिए, थैंक यू।